नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट प्रेप विद मी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनायक मणि है। आज के इस वीडियो हम आपको आरटीआई के बारे में बताने वाले हैं। आरटीआई एक्ट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट ये दोस्तों 2005 में आया था। अब हम देखते हैं इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। दोस्तों, ये एक्ट क्यों आया, क्यों लाया गया, इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर विश्व के अन्य देशों में भी आया, फिर हमारे देश में भी आया, तो इसकी ऐसी क्या ज़रूरत है कि सभी विश्व के देशों को धीरे धीरे इसको अपनाना पड़ा। कुछ अपना लिए हैं, कुछ को अपनाना बाकी है। तो आइए इसकी पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे 1766 में इसकी शुरुआत स्वीडन से हुई। अब दोस्तों, स्वीडन में आया, फिर अमेरिका में, फिर और भी देशों में फैला, फिर हमारे देश में आते आते 1987 हो गया। 1987 में भारत में आया। राजस्थान में सबसे पहले आया। वहाँ कुछ आंदोलनकारी थे, उनको कुछ पेमेंट में समस्या थी, वो लोग आंदोलन कर रहे थे। तो गवर्नमेंट इसके लिए 2002 में एक सूचना की स्वतंत्रता एक्ट लेके आई। इसको हम लिख देते हैं सूचना की स्वतंत्रता। सूचना की स्वतंत्रता का एक्ट 2002। दोस्तों, देखेंगे कि यही एक्ट आगे चल के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना। मतलब कि डायरेक्ट नहीं बना, कुछ संशोधन, कुछ सुधार करके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। अब दोस्तों, ये 2005 का एक्ट लागू कब हुआ, ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लागू कब हुआ, तो दोस्तों लागू में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो ये एक्ट क्या था, इसका फुल फॉर्म हम देखें, कब लागू हुआ, इसका बैकग्राउंड समझे। अब दोस्तों, इसको देखते हैं कि ये भारत में पहली बार कब लागू हुआ। भारत में पहली बार कब आया, भारत में पहली बार। तो दोस्तों, ये पुणे में 2005 में ही पुणे के पुलिस स्टेशन में आरटीआई दाखिल किया गया, पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पुणे, इसको हम डार्क कर देते हैं। पुणे से इसकी शुरुआत हुई। अब देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे इसकी फाइल करते हैं, इसको क्या प्रोसेस है, क्या दिक्कतें आती हैं, कौन फाइल कर सकता है, कितने दिन में सूचना मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो क्या करें, या फिर इसका गठन कैसे हुआ, संगठन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी पहली बात देखते हैं कि इसको फाइल कौन कर सकता है। आरटीआई, इसमें देखेंगे हम कि आरटीआई फाइल कौन कर सकता है। इसको लिख लीजिए दाखिल। दाखिल कौन कर सकता है, तो इसमें आप देखेंगे कोई भी सॉरी, कोई भी भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये अधिकार एनआरआई या फिर फॉरेनर को नहीं दिया गया है, केवल सिटीजन्स जो हैं इंडिया के वही इसको दाखिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, देखते हैं ये इसको कहाँ दाखिल किया जा सकता है, कौन कौन से संस्थान या फिर कौन से कार्यालय, निजी में कि प्राइवेट में कि सरकारी में कि संयुक्त उपक्रम में, कहाँ है इसको दाखिल कहाँ इसको दाखिल किया जा सकता है। तो लिख देते हैं कहाँ देखते हैं दोस्तों कि फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, जितने भी कार्यालय हैं, वहाँ इसको दाखिल। इसमें हम कुछ आपको अपवाद भी बताएंगे, आगे चल के बताएंगे उसको। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, जितने संयुक्त उपक्रम हैं, जिनको आप सीपीएससी कहते हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी
गवर्नमेंट के अंदर में कंपनियां काम करती हैं। उसके बाद इसको उन सभी संस्थाओं में भी, निजी संस्थाओं में भी डाला जा सकता है या फिर फाइल किया जा सकता है जो गवर्नमेंट से ऐड लेती हैं, जो गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त करती हैं। तो इसको कह सकते हैं सॉरी, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं सरकारी सहायता प्राप्त, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान। तो दोस्तों इसको देखिए आप, यहाँ गवर्नमेंट के लिख देते हैं, गवर्नमेंट में कार्यालय या फिर उसके जितने भी विभाग होते हैं। दोस्तों यहाँ यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये आरटीआई सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। दोनों जगह आप दाखिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल सेंट्रल के ऑफिस या कार्यालय में या फिर स्टेट के ऑफिस या कार्यालय में। इसको दोनों के, सेंट्रल स्टेट दोनों के ऑफिस या कार्यालय में आप इसको दाखिल कर सकते हैं। सॉरी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसको दाखिल करने के बाद कितने दिन के अंदर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो फिर सॉरी, तो फिर आप, अगर आप सेंट्रल के ऑफिस या कार्यालय में फाइल किए हैं तो वहाँ पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसके पास, या फिर अगर स्टेट में है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास आप इसको दाखिल कर सकते हैं। इसको हम लिख देते हैं हिंदी में, CIC का मतलब हुआ मुख्य सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना अधिकारी, ये CIC का फुल फॉर्म है। इसके पास आप दाखिल कर सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी से अगर असंतुष्ट हैं तब भी आप इनके पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं अपना, या फिर आपको लग रहा है कि आपको जानकारी देने में धोखाधड़ी हुई है सॉरी, या फिर कोई भी दिक्कत आई है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या क्या देखा। सबसे पहले आपने देखा कि कौन इसको दाखिल कर सकता है, कहाँ दाखिल कर सकते हैं, किसके कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर आपको सूचना मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसके आने के कारण क्या थे, क्यों RTI को लाया गया। तो दोस्तों आप अपने समाज में, अपने अगल बगल जहाँ भी आप रहते हैं, आप देखते होंगे भ्रष्टाचार जम के भरा है। मतलब कि हर जगह भ्रष्टाचार छाया हुआ है। आप देख रहे हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है, इस कार्यालय में, इस ठेकेदार में, या फिर जो भी है, जो भी काम हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप कदम उठाएं, आप RTI लगाएं, तो आप RTI लगा के जानकारी ले सकते हैं कि कितना पैसा आया, कहाँ पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है। आप इतना तक RTI में आपको दिया गया है कि आप सरकार के जितने भी काम हो रहे हैं उसका पर्यवेक्षण आप कर सकते हैं, जाके जान सकते हैं। और तो और अगर आपको इससे भी असंतुष्टि है तो आप जितने भी काम हो रहे हैं उसकी एक प्रति भी ले सकते हैं, सत्यापित प्रति ले सकते हैं कि भाई जितना काम हुआ है, जो बिल है या फिर क्या कैसे है, उसको आप हमको ले आके दिखाइए। तो दोस्तों इसमें नागरिकों को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ये एक मजबूत हथियार बन के उभरा। एक तरह से मान लीजिए कि इसके आने का मुख्य कारण जो था वो भ्रष्टाचार को मिटाना ही था। देश में काम में जो काम हो रहे हैं, देश में जितनी योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें पारदर्शिता आए पारदर्शिता आए, जिससे कि लोकतंत्र को मजबूती मिले, लोगों में उत्तरदायित्व की भावना आए। इसके लिए इस एक्ट को ले आया गया। अब देखते हैं दोस्तों इसका प्रभाव क्या हुआ। प्रभाव पे आते हैं, इफेक्ट्स। इसमें देखेंगे दोस्तों कि इसका प्रभाव जितना अपेक्षित था कि RTI आने के बाद एकदम कितने ऐतिहासिक परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, या फिर सब अपने नियम कानून का पालन करेंगे, सब डरेंगे, या फिर पूरी पारदर्शिता आ जाएगी, पूरी तरह से एक सुशासन क्रिएट हो जाएगा, राम राज्य क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर बदली कि हाँ, कुछ जगह पारदर्शिता आई, कुछ लोग करने से डरने लगे, या फिर जो कार्यालय में कुछ बाबू लोग हैं वो पारदर्शिता, मतलब कंप्यूटराइज करना पड़ता था चीज़ों को, जानकारी देना पड़ता था, तो डॉक्यूमेंट में ज़्यादा हेरा फेरी नहीं कर पाते थे। और आज तो डिजिटल इंडिया जा रहा है, तो सारी चीज़ें डिजिटल हैं, तो यहाँ भी पारदर्शिता थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम नहीं हुए, अपेक्षित परिणाम अभी आना बाकी है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि 2019 में एक संशोधन किया गया इस एक्ट में, अमेंडमेंट
इसको संशोधन, सॉरी 2019 में दोस्तों इसमें एक संशोधन लाया गया। अब ये संशोधन क्या है, कैसे है, इसको लिख देते हैं यहाँ। 2019 में संशोधन, किस में संशोधन लाया गया? जो आरटीआई एक्ट 2005 था, आरटीआई एक्ट 2005 में ये अमेंडमेंट लाया गया 2019 में। दोस्तों इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सीआईसी गठन कैसे होता है, कौन नियुक्त करता है, कैसे उसको हटाया जा सकता है, या फिर जो अमेंडमेंट लाए गए तो आज की डेट में आरटीआई का क्या रोल है, कितना बदलाव हो गया उसमें, किस तरह से आरटीआई को मजबूत बनाया गया, या फिर इसके जो कुछ मुख्य धाराएं हैं, या फिर इसके जो अपवाद हैं कि कहाँ कहाँ आरटीआई आप नहीं फाइल कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप हर उसमें आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कुछ जगहों पे आरटीआई नहीं फाइल कर सकते हैं, जिसको अपवाद स्वरूप रखा गया सॉरी। तो इसको हम आप अपने सेकंड पार्ट में बताएंगे, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताएंगे, और उसमें मुख्य धाराओं के बारे में बताएंगे। मुख्य धाराएं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अभी इस वीडियो हम केवल ओवरव्यू देना चाहते थे, इसलिए इसका पार्ट 1 बनाए। मुख्य धाराएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर, उसको हम अपने सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कुछ लगता हो कि कुछ दिक्कत है या फिर कुछ और आपको जानना है, कुछ नई नई चीज़ों को जोड़ना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे हम किसका अगला पार्ट ले जाएँ तो उसमें कुछ परिवर्तन कर सकें या फिर आपकी बताई हुई चीज़ों को जोड़ सकें। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों में, आपके परिवार में या फिर आपके गांव समाज में ये जानकारी की चीज़ें पहुंचे, जिससे लोग अपने अधिकार के बारे में अवेयर हो जाएं, मतलब जागरूक हो जाएं, और लोग अपने अधिकार को पाने की कोशिश करें, और समाज में भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो। क्योंकि भ्रष्टाचार सबके लिए कष्टदायी है, चाहे इंसान हो, चाहे सरकार हो, चाहे जो भी हो। भ्रष्टाचार जहाँ भी रहेगा वहाँ सुख नहीं रहेगा, वहाँ हमेशा दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते बेल आइकन घंटी की बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम इसका जैसे ही सेकंड पार्ट अपलोड करें आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।